आज की कहानी एक ऐसे डाकू की जिसने अपनी सगी बहन और बहनोई की वजह से हथियार उठाए थे। आज की कहानी एक ऐसे दस्यु सम्राट की जिसकी दहाड़ से पूरा चंबल थर थर कांपता था। आज की कहानी एक ऐसे डकैत की जिसने कई सालों तक चंबल के बीहड़ों में राज किया था। ये वही डकैत है जिसका निशाना अचूक था। ये वही डाकू है जिसने कई लोगों की निर्मम हत्या की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दस्यु सम्राट राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा की। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डकैत फक्कड़ बाबा की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे सीमा परिहार ने एक दूसरे डाकू से बचने के लिए फक्कड़ बाबा को राखी बांधी थी और फक्कड़ बाबा ने उस डाकू से सीमा परिहार की रक्षा भी की थी। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उसने आत्मसमर्पण किया था। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड आप यूट्यूब चैनल। तो चलिए आपको बताते हैं दस्यु सम्राट राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा की असली कहानी। राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा का जन्म कानपुर देहात के ग्राम औड़री में हुआ था। बचपन में ही किसी कारणवश उसके माता पिता की मौत हो गई थी। परिवार में फक्कड़ के अलावा 4 बहनें थीं, यानी 4 बहनों में फक्कड़ एक मात्र अकेला भाई था और वो भी सबसे छोटा। फक्कड़ बचपन में ही बड़ा शांत स्वभाव का था। उसकी बहनें उससे बहुत प्यार भी करती थी। उसके पिता के पास 72 बीघा जमीन थी। फक्कड़ की जिंदगी आराम से कट रही थी। तभी फक्कड़ की जिंदगी में अब कुछ अलग सा होने वाला था। वह लगातार अपनी जमीन बेच कर ऐश फरमा रहा था। धीरे धीरे उसने काफी ज्यादा जमीन भी बेच दी थी। जमीन बेचने के पीछे की वजह उसका घमंड था, क्योंकि उसका बचपन आराम से गुजरा था और वह बिल्कुल भी खेती किसानी पर ध्यान नहीं देता था। एक बार कुछ जमीन बेची, जब तक उसका रुपया चला तब तक ऐश करता था और फिर जब रुपए खत्म हो जाते और फिर जमीन बेचकर ऐश करने लगता था। इसी तरह उसने एक ऐसा नियम बना रखा था, यानी वह राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जीना चाहता था। इधर धीरे धीरे 4 बहनों की शादी हो गई। उनकी शादी के बाद ही वह अपनी बहनों के यहाँ रहने लगा। लेकिन शादी होने के बाद उन बहनों और बहनोइयों के दिमाग में कुछ दूसरा ही चलने लगा था। दरअसल उनकी नीयत जमीन को लेकर अब खराब हो चुकी थी। दूसरी बात यह भी थी कि फक्कड़ जमीन भी खरीदना चाहता था और उस जमीन को खरीदने और पैसे के लेन देन को लेकर उसका और उसकी बहनों के बीच विवाद हो गया। उधर उन्हीं बहनों ने गांव वालों से भी उसका विवाद करा दिया। यानी फक्कड़ अब चारों तरफ से घिर चुका था। उसे यही लग रहा था कि इस दुनिया में, यानी इस समाज में, चारों तरफ मेरे विरोध करने वाले ही हैं। एक दिन और विवाद हुआ जिसमें पुलिस ने फक्कड़ को जेल में उठाकर पटक दिया। कुछ दिनों बाद उसे जमानत मिल गई और जैसे ही फक्कड़ को जमानत मिली फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चंबल के जंगलों में डकैत बनकर समा गया। और उन जंगलों से जब कुछ निकली तो उसकी गुनाह की गाथाएं ही निकली। शुरुआती दिनों में वह किसी गैंग का हिस्सा बना, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह किसी दूसरे गैंग के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। तभी उसने शुरुआत में कुछ लोगों को मिलाकर अपना गैंग बनाया और खुद गैंग का सरदार बन गया। धीरे धीरे उसने अपने गैंग में अच्छे अच्छे हथियार खरीदे। इस दौरान चंबल में कई दूसरे डाकुओं के भी गैंग थे जो काफी पहले से चंबल में राज कर रहे थे। लेकिन किसी डकैत की हिम्मत नहीं थी जो फक्कड़ बाबा से सीधे दुश्मनी मोल ले ले। वह लगातार अपने गैंग को बढ़ाने की रणनीति पर बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा था। उसे किसी भी हालात में चंबल का सबसे खूंखार डकैत बनना था और उसके सबसे पीछे बड़ी वजह यही थी। अब तक कई बार पुलिस और गैंग के बीच मुठभेड़ हो चुकी थी। अब फक्कड़ के कारनामों की वजह से कई बड़े बड़े डाकुओं का नाम फीका पड़ने लगा था। अब दूसरे गैंग के सदस्य फक्कड़ का गैंग ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि फक्कड़ अपने सदस्यों का बड़ा ध्यान रखता था। उनसे बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करता था। जैसे जैसे गैंग में सदस्य बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्षेत्र में अपराध का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस दौरान फक्कड़ की गैंग में एक खूंखार महिला डकैत शामिल हो गई। उस महिला का नाम है डकैत कुसुमा नाइन। इससे पहले कुसुमा नाइन लाला राम के गैंग में काम कर रही थी, लेकिन एक दिन लाला राम ने कुसुमा की मां को गाली दे दी, जिसके बाद उसने लाला राम की गैंग छोड़ दिया और फक्कड़ बाबा के गैंग में शामिल हो गई। अब गैंग के लिए अपहरण, लूट, हत्या, डकैती, छिनैती जैसे काम बिल्कुल आम से हो चुके थे। उधर पुलिस भी फक्कड़ के गैंग से सीधे मुठभेड़ करने से बच रही थी। अब गैंग के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार रहते थे। अब
गैंग के पास अमेरिका निर्मित 306 बोर की सेमी ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड राइफलें, ऑटोमेटिक कार्बाइन, 12 बोर की डबल बैरल राइफलें और कुछ दूसरे हथियार भी शामिल थे। कुसुमा बहुत ही क्रूर थी। वह अपने निशाने और क्रूरता की वजह से पूरे चंबल में एक अलग ही पहचान रखती थी। कई बार कुसुमा ने कई जिंदा लोगों की आंखें भी निकाल ली। अब अपहरण करके फिरौती लेना एक धंधा बन चुका था। अब हम आपको एक अपहरण की कहानी सुनाते हैं। कल्याणपुर के गांव के एक पवन कुमार शर्मा हैं, जिनके पिता का नाम हरदेव आदर्श शर्मा है। हरदेव आदर्श उप निदेशक गृह के पद से रिटायर हुए थे। हरदेव आदर्श के बेटे पवन के सपा नेता प्रभा कटियार से पारिवारिक संबंध थे। प्रभा कटियार ने पवन को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 जनवरी 1995 को इटावा के जुहरिया गांव में बुलाया। पवन ने पढ़ाई के चलते खुद न जाकर अपने पिता को उस निमंत्रण में भेज दिया, लेकिन इस दौरान सपा नेता निर्मल गंगवार और उनके साथियों ने पवन के पिता का अपहरण करा लिया और डकैत फक्कड़ बाबा को 25 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं 3 दिन तक जब पवन को पिता के बारे में जानकारी नहीं हुई तो वह जोहलिया गांव पहुंचा और वहां जाकर उनकी खोजबीन की, लेकिन पिता का कहीं भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद पवन 7 जनवरी 1995 को अपने एक दोस्त के पास गया, जहां से उसने अपने पिता का सुराग लगाया। पवन किसी तरह से सुराग लगाते हुए पिता के करीबी तक पहुंच गया। पवन पिता को तलाशते हुए बीहड़ में पहुंचा तो वहां पर उससे दस्यु सम्राट राम आश्रय उर्फ फक्कड़ और कुसुमा नाइन से मिलवाया गया। इस दौरान कुसुमा ने पवन को गाली गलौज के साथ पीटा और कहा था कि हमने तेरे पिता को सपा नेता से 25 लाख रुपए में खरीदा है। पिता को छुड़ाना चाहते हो तो 50 लाख रुपए लेकर आओ और उसको ले जाओ। पवन ने कुसुमा नाइन के पैर पकड़कर पिता को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन कुख्यात डकैत को बिल्कुल भी तरस नहीं आई और उसने जल्द से जल्द पैसे व्यवस्था करने की बात कहकर पवन को वहां से भगा दिया। इसके बाद डकैतों को शंका हुई कि पवन पुलिस का सहारा ले रहा है, तो उन्होंने 8 जनवरी 1995 को सहसो थाना में हरदेव आदर्श का कत्ल कर दिया। तो ये थी एक अपहरण की कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे सीमा परिहार को अपनी जान बचाने के लिए राखी का सहारा लेना पड़ा था। सीमा परिहार ने बीहड़ में 1 दशक तक राज किया। इस दौरान आमजनों से लेकर धन्ना सेठों तक उसके नाम से एकदम खौफ जैसे थी। वह पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ज्यादा शुमार थी, लेकिन उसे ना तो कानून का खौफ था और ना ही पुलिस का डर। बीहड़ में जब उसके प्रेम संबंध के कारण डकैत उसके दुश्मन बने तो वह राखी की डोर लेकर डकैत फक्कड़ बाबा के दरबार में पहुंच गई। बाबा ने राखी बंधवाई और बदले में रक्षा करने का न सिर्फ वचन दिया बल्कि निभाया भी। सीमा परिहार जब महज 13 साल की थी तब रंजिशन कुख्यात दस्यु सरगना लाला राम ने उसे अगवा करा लिया था। बाद में सीमा निर्भय गुर्जर को दिल दे बैठी थी। इसी से नाराज डकैत लाला राम सीमा परिहार के खून का प्यासा हो गया था। फक्कड़ बाबा ने भाई का धर्म निभाते हुए सीमा का कन्यादान कर दस्यु निर्भय के साथ उसका 7 फेरे कराए थे। हालांकि बाद में लाला राम को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन निर्भय की अय्यासी की वजह से सीमा ने उसे छोड़कर लाला राम से शादी कर ली थी। उधर अब तक कई बार पुलिस ने फक्कड़ के गैंग से मुठभेड़ की थी और एक मुठभेड़ में उसके कई साथी पकड़े भी गए थे और कई मारे भी गए थे। अब बाबा का गैंग कमजोर पड़ने लगा था। अब बाबा का मन भगवान की भक्ति में भी लगने लगा था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फक्कड़ केवल नाम मात्र के लिए गैंग का सरदार था, बाकी सारे फैसले अब खुद कुसुमा नाइन लिया करती थी। अब सूबे की सरदार पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई थी। उमा भारती ने सभी बागियों को मौका दिया था कि जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जब फक्कड़ बाबा के गैंग को यह सूचना मिली तो उसने तुरंत ही मन बना लिया कि हमारा पूरा का पूरा गैंग आत्मसमर्पण करेगा। तभी गैंग ने स्थानीय अधिकारियों को सूचना भी दे दी थी कि फक्कड़ बाबा का गैंग आत्मसमर्पण करना चाहता है। जैसे पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने तैयारियां भी शुरू कर दी। उधर पूरा गैंग भी समर्पण की तैयारी कर रहा था। एकदम से समर्पण करने के पीछे की वजह यह थी कि गैंग अब कमजोर हो चुका था, साथ ही अब पुलिस का दबाव भी ज्यादा बढ़ रहा था और फक्कड़ की तबीयत भी सही नहीं रहती थी। फिर तारीख और जगह तय की गई। तारीख थी 8 जून 2004 और जगह थी भिंड जिले के दमोह पुलिस थाने की रावतपुरा चौकी। इसी जगह पर कुख्यात
डकैत राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा और उसकी सहयोगी डकैत सुंदरी कुसुमा नाइन सहित पूरे गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फक्कड़ बाबा पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख और मध्य प्रदेश पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। गिरोह ने उत्तर प्रदेश में करीब 200 से अधिक और मध्य प्रदेश में 35 से ज्यादा अपराध किए थे। समर्पण करने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रामचंद्र वाजपेयी, इटावा का संतोष दुबे, कमलेश वाजपेयी, घूरे सिंह यादव और मनोज मिश्रा, कानपुर का कमलेश निषाद और जालौन का भगवान सिंह बघेल शामिल था। फक्कड़ बाबा सहित कई डकैत आज भी जेल में सजा काट रहे हैं। खैर, आप पूर्व डाकू राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।